हेलो गाइस, वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और आज हमारी क्लास सेटिंग अप ऑफ बिज़नेस की। कौन सी क्लास है बच्चों? सेटिंग अप ऑफ बिज़नेस की हमारी जो क्लास है ये क्लास नंबर हमारी 4th है। सेटिंग अप ऑफ बिज़नेस की क्लास नंबर हमारी कौन सी है? 4th। और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 था कॉरपोरेट एंटिटीज़। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे कॉरपोरेट एंटिटीज़, जिसमें हमने कॉरपोरेट वेरियस टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट एंटिटीज़ पढ़ लिया था। ठीक है ना। हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में बात की थी कि निधि कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी और एक प्रोड्यूसर कंपनी और फॉरेन कंपनी क्या क्या होती हैं। हमने अपने लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक हमारा इस क्लास का हमारा रहेगा कि इनकॉर्पोरेशन किस तरह से किया जाता है, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है इनकॉर्पोरेशन करते टाइम। समझ आ गया? तो इस वाली क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इनकॉर्पोरेशन का। क्या रहेगा? इनकॉर्पोरेशन का, कि द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वो कौन कौन से हैं जो रेलिवेंट हैं, जिनकी ड्राफ्टिंग जो रेलिवेंट हैं फॉर, और जिनकी ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर्स है, एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कंपनी करवाने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कि एक कंपनी को बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या सबसे पहले हमारे पास प्री रिक्विजिस्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो कंपनी का MOA होता है, AOA होता है। ये होता क्या है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है अपनी कंपनी लॉ की क्लास में। कंपनी लॉ की क्लास में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं MOA AOA के बारे में। ठीक है ना। MOA मतलब कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या होता है, कंपनी का पूरा चार्टर्ड बताया होता है, कंपनी का पूरा ऑब्जेक्ट्स बताया होता है, और जिसके बियॉन्ड जाके कंपनी क्या नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती। आर्टिकल्स होता है जिसमें पूरा आर्टिकल इज अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट या रेगुलेशंस। ठीक है ना। जिसमें प्रोसीजर रेगुलेशंस बताए होते हैं कि कंपनी की जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के वर्किंग है किस तरह से रहेंगे। ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म्स, अगर कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो इनकॉर्पोरेशन के लिए चाहिए होता है वो हम इसमें पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। अब मेमोरेंडम हमने ऑलरेडी जो पढ़ा था, हमने कंपनी लॉ की क्लास में भी पढ़ा था कि मेमोरेंडम जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का। ठीक है ना। मेमोरेंडम जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो पर्पस डिफाइन करता है कि किस पर्पस के लिए कंपनी बनी है। अगर कंपनी उससे बाहर जाके कोई काम करती है तो उसको अल्ट्रा वायरस एक्ट कहते हैं, बियॉन्ड द पावर एक्ट कहते हैं। ठीक है ना। और वो वॉइड होके यहाँ पर चलते हैं। वो क्या होके चलते हैं? वॉइड होके यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन किस चीज़ का? एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं कंपनी का। मेमोरेंडम इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर द इनकॉर्पोरेटिंग एनी फॉर्म ऑफ कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेमोरेंडम, क्योंकि मेमोरेंडम में डिफाइन होता है कि कंपनी क्या काम करेगी, किस पर्पज़ के लिए कंपनी को फॉर्म किया गया है। ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की मैं बात करूँ, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स एंड पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। तो सब्सक्राइबर्स की जो डिटेल्स होती हैं, तो सब्सक्राइबर्स के बारे में भी प्रॉपरली कहाँ मेंशन होता है? सब्सक्राइबर शीट जो कि एंड में होता है मेमोरेंडम के, वो सब्सक्राइबर शीट के अंदर प्रॉपरली मेंशन होता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है मेमोरेंडम की वो बताई गई है सेक्शन 2 क्लोज 56 में। किस में बताई गई है? सेक्शन 2 क्लोज 56 में। मेमोरेंडम का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि मेमोरेंडम की डेफिनेशन क्या होती है, तो मेमोरेंडम की डेफिनेशन होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी हैज़ ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, इफ एम ब्रीफिंग में अगर मैं बात करूँ, मेमोरेंडम होता क्या है? मेमोरेंडम होता क्या है? मेमोरेंडम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, चार्टर ऑफ अ कंपनी, लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी जो डिफाइन करता है पर्पस को, जो डिफाइन करता है पर्पस को, किस पर्पस के लिए हमने कंपनी को बनाया है,
उसमें पूरे ऑब्जेक्ट्स बताए होते हैं। अगर इससे बाहर जाकर कोई भी काम अगर कंपनी है करती है बियॉन्ड दैट पर्पस, अगर कंपनी कोई काम करती है दैट पर्पस, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, बियॉन्ड द पावर होते हैं कंपनी के, बियॉन्ड द पावर। और वो सारे काम क्या होते हैं, बियॉन्ड द पावर होते हैं, और उसको वॉइड कह के यहाँ पर चला जाता है, उसको वॉइड एक्ट कहते हैं। बियॉन्ड द पावर मतलब वॉइड एक्ट, बियॉन्ड द पावर मतलब वॉइड। लॉ की नज़रों में वो सारे काम क्या होंगे, वो वॉइड होके यहाँ पर चलेंगे। अब बात करते हैं जो जो भी हमारा जो डेफिनेशन है एक मेमोरेंडम की, वो सेक्शन 2 क्लॉज 56 में बता रखा है, जो कहता है मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, जिसको ओरिजिनली फ्रेम किया जाता है और अल्टर किया जाता है टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रीवियस कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। अब क्या है, वही चीज़ सेक्शन 4 में भी बता रखी है कि मेमोरेंडम चार्टर होता है कंपनी का, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का, जो कि एक पर्पस को, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, जिसमें कंटेन होता है क्या, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी, जिसके लिए वो इनकॉर्पोरेट होने जा रही है, और उससे बाहर जाकर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। अब क्या है हमारे शेड्यूल, जो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 है जो, वो बात करता है कि फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन क्या रहेगा, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली उसके अंदर फॉर्म्स बता रखे हैं। फॉर्म्स मतलब कि टेबल्स हैं मेमोरेंडम के अंदर, शेड्यूल के अंदर हमारी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेबल्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेबल, डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द कंपनी, कि किस तरह की कंपनी है, तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, वो कंपनी अपना मेमोरेंडम क्या करके चलेगी, अडोप्ट करके यहाँ पर चलेगी। पढ़ें तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी इन एनी फॉर्म, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी और ई, 5 तरह की टेबल उसके शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बता रखी हैं, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 1 में अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे मेमोरेंडम की कितनी टेबल्स हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेबल्स, टेबल ए, बी, सी, डी, ई, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी को अकॉर्डिंगली, अपने टाइप्स के अकॉर्डिंगली टेबल को अडॉप्ट करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या है, बात करते हैं यहाँ पर टेबल ए किस बारे में बात करता है, कि अगर टेबल ए में, टेबल ए जो है मेमोरेंडम की, वो किस पे एप्लीकेबल होगी, वो एप्लीकेबल होगी अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर। टेबल बी जो बात कर रहे हैं वो एप्लीकेबल होगी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल सी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल 4 जो हमारी टेबल डी है, सॉरी, वो बात करता है कंपनी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और टेबल ई बात करता है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो हमारी 5 टेबल्स होती हैं शेड्यूल 1 के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के अंदर, अगर जो कंपनी जिस क्लास में फॉल करती है अकॉर्डिंगली उस पर टेबल क्या होती है, एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलती है। जिस भी क्लास में अगर टेबल ए कहाँ पे किसके लिए है, टेबल ए लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, तो फिर क्या है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो किसको अडोप्ट करके चलेगी, क्या है, टेबल ए को अडोप्ट करके यहाँ पर चलेगी। कंपनी शैल अडोप्ट एनी ऑफ द मॉडल फॉर्म ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन अबव हैज में बी एप्लीकेबल टू इट, जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होकर चलता है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करेगी, अडोप्ट करके यहाँ पर चलेगी। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक मेमोरेंडम के क्या क्या कंटेंट होते हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेमोरेंडम के टोटल, अब मैं 6 बताऊँ, 6 क्लोज होते हैं मेमोरेंडम के अंदर, टोटल 6 क्लोज होते हैं। फर्स्ट क्लोज नेम क्लोज, सेकेंड इज सिचुएशन क्लोज, थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लोज, फोर्थ इज लाइबिलिटी एंड फिफ्थ इज कैपिटल एंड सिक्स्थ इज सब्सक्रिप्शन क्लोज, ठीक है ना। तो क्या है, मेमोरेंडम के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ 6 क्लोज होते हैं। नेम क्लोज के अंदर प्रॉपरली ये बताया होता है कि पूरा उसके रिगार्डिंग, नेम के रिगार्डिंग किस तरह से कंपनी अपना नेम के लिए अप्लाई कर सकती है, नेम क्या क्या नेम के लिए नहीं होना चाहिए, अनडिज़ायरेबल हो किस तरह का नेम, या फिर कोई ऑफेंसिव नेचर का नेम हो कि है ना, एक जिससे रिफ्लेक्शन आ रही है किसी ऑफेंस की या कुछ, वो नहीं यूज़ कर सकती, या अनडिज़ायरेबल हो, या किसी दूसरा जो ऑलरेडी कंपनी अगर ऑलरेडी क्या है इनकॉर्पोरेटेड एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके नाम से कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं होनी चाहिए उस नाम की। तो इस तरह से नाम जो है प्रॉपरली बताया गया है कि आप किस तरह से, अगर आप पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लगाओगे, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करोगे।
तो वो प्रॉपरली क्या है बता रखा है कि नेम क्लोज आप किस तरह से यूज़ करोगे और नेम के आपके लिए क्या क्या रूल्स हैं वो नेम के रिगार्डिंग के लिए बता रखा है इसमें। तो नेम क्लोज क्या कहता है कि द नेम ऑफ द कंपनी विल लिमिटेड एज द केस मे बी has its word in case of public company and private limited has its last word in the case of private limited company. This shall not apply in case of company registered under section 8. सेक्शन 8 कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज होती है, अगर उसके लिए इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज़ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। यू गेटिंग माई पॉइंट कि भाई वो एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसका पर्पस प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, साइंस को एजुकेशंस ये सब चीज़ों के लिए है, तो उसके लिए क्या है देयर इज़ अ नो नीड टू यूज़ लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ हिज नेम। सिमिलरली इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द नेम ऑफ द कंपनी नीड नॉट टू एंड विद द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना, कि भाई गवर्नमेंट ने जो है एग्जम्पशन दे रखी है सेक्शन 462 में गवर्नमेंट कंपनी को कि वो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है क्या करना, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करना। सेक्शन 4 क्लोज 2 क्या कहता है कि जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली जो नाम है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए या रिजेम्बलेंस नहीं होना चाहिए टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर क्या है नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होकर यहाँ पर चल रहा है फॉर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और जो कि अनडिज़ायरेबल है इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आइडेंटिकल नेम क्या है कि आइडेंटिकल नेम क्या है कि कोई कंपनी एक्स लिमिटेड के नाम से है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, ठीक है ना, और आपने सेम नेम यूज़ करके एक्स पीवीटी कर दिया, तो ये प्राइवेट और पीवीटी क्या है आइडेंटिकल है, तो इसको आइडेंटिकल की उसमें कैटेगरी में लेके यहाँ पर चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है एग्जांपल दे रखे हैं। अनडिज़ायरेबल का नाम क्या है कि जो नाम अनडिज़ायरेबल है किसके अकॉर्डिंगली, रूल 8A कहता है यहाँ पर, रूल 8A जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 है वो अनडिज़ायरेबल नेम्स के बारे में बताता है। और अनडिज़ायरेबल नेम क्या है, provides that the undesirable names are those names which are in opinion of central government are prohibited under the provision of section 3 of the Emblems and Name Prevention and Improper Use Act। जो ये नेम्स के रिगार्डिंग कि आप इस तरह से आप नेम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके रिगार्डिंग एक अलग से प्रॉपरली क्या बता रखा है, एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 बता रखा है। नेम इंक्लूड अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, नेम आइडेंटिकल टू और नियरली रिजेंबल टू द नेम ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। द नेम इंक्लूड एनी वर्ड विच आर ऑफेंसिव टू अ सेक्शन ऑफ अ पीपल। द प्रपोज नेम कंटेन द वर्ड ब्रिटिश इंडिया। द प्रपोज नेम इंक्लूड द वर्ड स्टेट in case of company is not a government company. The proposed name is containing only the name of continent, country, state, city such as Asia Limited, Germany Limited, Haryana Limited, Mysore Limited। तो इस तरह के जो ये नेम है these are the identical, these are the undesirable name। ठीक है ना, तो आप इस तरह से आप अपने अनडिज़ायरेबल नेम को भी यूज़ नहीं कर सकते। अब कुछ गवर्नमेंट के जो क्या है कि कुछ नेम अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने नाम के लिए आगे, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है ना, अगर आप अपने नाम में ये बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, कैबिनेट, तो इस तरह से जिसमें क्या आ रही है जो गवर्नमेंट को रेफ़र करते हैं, तो उस तरह में अगर आप इन चीज़ों को यूज़, जो वर्ड गवर्नमेंट की रेफरेंस देते हैं एक तरह से, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके यहाँ पर चलनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसमें आपको पूरी क्या करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके यहाँ पर चलनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं प्रिकॉशन टू बी टेकन केयर बिफोर अप्लाइंग फॉर द प्रपोज नेम, कि क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर हम किसी नाम को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल अप्लाइंग इन द नेम, देयर कैन बी रिजेक्शन ऑफ द नेम अप्रूवल। कि क्या हो सकता है कि जब आप गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, जब आप आरओसी में अपना नेम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे इन पॉइंट्स का सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर मैं अपना नाम अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि मेरी जो अप्रूवल्स है वो जल्दी हो जाए, रिजेक्शन के चांसेस क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है ना, तो कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, प्रपोज नेम एग्जैक्टली आइडेंटिकल रिजेंबल्ड, ठीक है ना, टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। ये क्या है, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए आपके लिए पहले तो, कि आपका जो नाम है वो रिजेंबल नहीं करना चाहिए एग्जैक्टली किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से या एलएलपी से।
प्रपोज नेम इंक्लूड वर्ड विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, कि अगर आप वहाँ पे भी आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं कि जहाँ पर आपका नाम जो ऑलरेडी किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के क्या कर रहा है कि भाई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ऑलरेडी वो नाम, तो उस चीज़ में भी क्या है रिजेक्शन आ सकती है। रॉन्ग क्लास या फिर कैटेगरी सब कैटेगरी ऑफ प्रपोज कंपनी इज़ मेंशन इन द वेब फॉर्म, कि भाई आपने कोई गलत क्लास का कैटेगरी का ये सब कैटेगरी का प्रपोज कंपनी जो थी आपने चूज़ कर लिया। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोड प्रॉपरली नहीं मेंशन किया, ठीक है ना। प्रपोज नेम इज़ फाउंड डिस्क्रिप्टिव नेचर का नाम है वो। नो सिग्निफिकेंस अबाउट एब्रीविएशन यूज इन द प्रपोज नेम, कि भाई क्या है कि जो आपने यूज़ की है सिग्निफिकेंस मतलब एब्रीविएशन कोई आपने अपने नाम में यूज़ की है उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई जेन्युइन मीनिंग ही नहीं है कि क्या वो है, उसका वो बता नहीं रहा। प्रपोज नेम इंडिकेट द वर्ड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, होल्डिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा वेयर द प्रपोज ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी डू नॉट इंडिकेट सच एक्टिविटी, क्योंकि जी दीज आर द, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी, दीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दी स्पेशल एक्ट, ठीक है ना। तो अगर आपको क्या है इन ये चीज़ें करनी है तो यू हैव टू बी कंप्लाई विद एक्स्ट्रा कंप्लायंस, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता है कि इसमें कवर होती हैं स्पेशल एक्ट के अंदर कवर होती हैं। ऑब्जेक्ट मेंशन इन द फॉर्म आर वेग है या द ट्रेडमार्क कैन नॉट बी सर्टेन, दैट इज़ कि उसका सर्टेन नहीं है ट्रेडमार्क की किस कैटेगरी से रिलेटेड है वो। नेम कंटेन वर्ड, बोर्ड, नेशन, कमीशन एक्सेट्रा गिवन इन Rule 8B of the Company Incorporation Rule 2014 for which the previous approval of the central government is required। ये क्या है, पूरी आपको इन तरह से प्रिकॉशंस लेनी है, आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी है कि किस तरह का नाम आप यूज़ कर रहे हो। तो फिर आप रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए अप्लाई करोगे। आप INC जो आपका स्पाइस प्लस फॉर्म है, अब वेब बेस्ड फॉर्म है, स्पाइस प्लस फॉर्म जो भी है, अगर आप फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे हो तो वेब बेस्ड फॉर्म जो स्पाइस प्लस पार्ट ए जो है हमारा है उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको नेम चेंज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वेब सर्विस रन को भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आप क्या करोगे रिजर्वेशन ऑफ नेम में, या तो प्रपोज कंपनी के लिए नेम या फिर नेम क्या है चेंज के लिए अप्लाई कर रहे हो। रिजर्वेशन ऑफ नेम, अगर एक बार क्या है नेम आपको मिल गया, ठीक है ना, वो आपके लिए अवेलेबिलिटी कितने दिन की रहती है, 20 दिन आपके लिए अवेलेबिलिटी रहेगी कि आप विद इन जिस दिन आपको अप्रूवल मिल गई उस नेम की, उसके 20 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकते हो आप उस नेम को यूज़ करके या तो आप कंपनी क्या कर सकते हो बना सकते हो और उसको अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या है सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज बताता है कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, ठीक है ना, कि भाई आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है प्रॉपरली क्या होना चाहिए, जो आपके एड्रेस है, सिन है, वेबसाइट है, प्रॉपरली क्या होनी चाहिए। हर एक प्लेस पे वो मेमोरेंडम में आपके अंदर बता रखी होगी कि आपका नाम जो है प्रोमिनेंट होना चाहिए। हर एक, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, आपका लेटर हेड है, हर एक सिचुएशन पे, हर एक जगह पे आपका जो सिचुएशंस बता रखी हैं, आप क्या करोगे अकॉर्डिंगली उसको क्या करोगे बता के चलोगे अपने लेटर हेड पे, पैड पे, अपना जो भी है रजिस्टर्ड ऑफिस पे, आपके दूसरे ऑफिसेज जो भी हैं, आपकी अगर वेबसाइट है तो वहाँ भी प्रॉपरली आप मेंशन करके चलोगे। तो ये पूरा सिचुएशन क्लोज के अंदर आता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या कहता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने कंपनी बनाई है तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं मेन ऑब्जेक्ट एंड एनी अदर कंसिडर नेसेसरी, कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्ट होते हैं और एक एंसिलरी मैटर होते हैं, कि ठीक है ना। आप जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर बताओगे मेमोरेंडम के अंदर वही काम आप कर सकते हो, उससे बाहर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लायबिलिटी क्लोज क्या है, हमारी कंपनी क्या है, लायबिलिटी क्लोज बताता है कि आपने आपकी जो किस तरह की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है, तो किस तरह की है वो प्रॉपरली लायबिलिटी क्लोज के अंदर आप बना के यहाँ पर चलोगे। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल क्लोज की। कैपिटल क्लोज क्या होता है, कैपिटल क्लोज के अंदर हमारी क्या होती है, अथोराइज शेयर कैपिटल मेंशन होती है। अथोराइज शेयर कैपिटल, अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी विद विच द कंपनी गोइंग टू इनकॉर्पोरेट, कि भाई लेट्स से कि अगर एक कंपनी ये मेंशन करती है अपने आर्टिकल, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि उसकी अथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख की है, 10 लाख रुपए की है, जो कि 1 लाख रुपये शेयर डिवाइडेड इन मल्टीप्लाई बाई इनटू कितने रुपीज़ में है, ₹100, ठीक है ना, ₹10 सॉरी। तो उस केस में क्या होगा,
उसकी जो 10 लाख की क्या होगी अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल है, वो उसकी क्या होती है मैक्सिमम, क्या होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम कैपिटल। अगर इससे ज़्यादा वो रेस करना चाहता है, इससे ज़्यादा वो अपनी कैपिटल को क्या नहीं कर सकता, वो लोगों पे अपने शेयर इशू नहीं कर सकता, या पब्लिक में कह लो, या अपने शेयर्स कहीं भी इशू नहीं कर सकता। अगर वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहता है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल क्लोज में अल्टर करना पड़ेगा अपना, तो उसके बाद जाके वो क्या कर सकता है, अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो क्या कर सकता है, फर्दर रेज कर सकता है मनी, अगर वो बियॉन्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल जाता है तो। सब्सक्रिप्शन क्लोज में क्या होता है, प्रॉपरली क्या होता है, सब्सक्राइबर्स की प्रॉपरली क्या होती है, डिटेल्स होती है, सब्सक्राइबर की क्या होती है, डिटेल्स होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे है बताई गई है, सब्सक्राइबर का नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, उनके फादर नेम और जितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं प्रॉपरली क्या होता है बताया होता है। और सब्सक्राइबर अपने नेम के जो अपोजिट साइड में क्या करके चलते हैं, सिग्नेचर करके यहाँ पर चलते हैं। मेमोरेंडम के लास्ट पेज पे क्या होता है, प्रॉपरली सब्सक्रिप्शन शीट होकर यहाँ पर चलती है, तो वहाँ पर उनका जो भी है अकॉर्डिंगली क्या होता है, अब तो सारा वेब बेस्ड है तो वहाँ पे उनके क्या लगते हैं, DSC लग के यहाँ पर चलते हैं। अब क्या है, प्रोविजन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल इज वॉइड according to the section 4 clause 7 any provision in the memorandum of article in case of company limited by guarantee and not having share capital purporting to give any person, कि भाई क्या है इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है ना, अगर किसी पर्सन ने क्या दी है, गारंटी दी है और वो कंपनी का मेंबर नहीं है, वो कंपनी का क्या नहीं है, मेंबर नहीं है, और मेमोरेंडम के अंदर लिखा है कि उस पर्सन को कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरह का जो प्रोविजंस होगा, जो इस तरह की चीज़ होगी, जो आर्टिकल में मेंशन होगी या मेमोरेंडम में मेंशन होगी, तो वो क्या होकर यहाँ पर चलेगी, वॉइड होकर यहाँ पर चलेगी, वॉइड होकर यहाँ पर चलेगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि जो जिसमें क्या बनाए जाते हैं कंपनी के लिए रूल्स और रेगुलेशन, जिसमें रूल्स और रेगुलेशन बताए के यहाँ पर चलते हैं, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट की तरह ये काम करता है। द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी की मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के लिए किस तरह से कंपनी काम करेगी, कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह से काम करेगी, इसमें प्रॉपरली क्या रहता है, प्रॉपरली पूरा कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे रह के यहाँ पर चलता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है। तो उस तरह से अगर मैं बात करूँ कि भाई कंटेंट्स क्या रहते हैं एक आर्टिकल के अंदर, वैसे तो क्या रहता है पार्ट्स में, ये भी 5 तरह के पार्ट्स में डिवाइड होता है। शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंगली मैं बात करूँ, टेबल F G H I J डिपेंड्स अपॉन द क्लास ऑफ कंपनी, उनको अडोप्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या है, अडोप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, शेयर कैपिटल, टर्म्स ऑफ गवर्निंग इशू, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कॉल ऑन शेयर, लीन ऑन शेयर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, नॉमिनेशन, फॉरफीचर, अल्टरेशन, बायबैक। तो ये क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। आर्टिकल्स के कितने होते हैं, कंटेंट्स होकर यहाँ पर चलते हैं। टोटल 35 कंटेंट्स यहाँ पे क्या है अभी मेंशन है, और उससे बियॉन्ड भी जाए तो कंपनी क्या कर सकती है, अकॉर्डिंगली अपने फॉलो करके यहाँ पर चल सकती है अपने अकॉर्डिंगली। वैसे क्या है, अगर मैं टेबल के अकॉर्डिंगली बात करूँ, डिपेंड्स अपॉन द क्लास ऑफ द कंपनी पे टेबल्स क्या होती हैं, एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलती हैं। या तो क्या कर सकता है कोई कंपनी सेम टू सेम सारी की सारी क्या कर सकता है, टेबल को अडोप्ट कर सकता है, या अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, ड्राफ्ट करके यहाँ पर चल सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, प्रॉपरली क्या होगा, एक आर्टिकल बन के यहाँ पर चलता है। तो आर्टिकल के अंदर मोस्टली क्या रहता है, रूल्स और रेगुलेशन रह के यहाँ पर चलता है। एंट्रेंचमेंट क्लोज क्या होता है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 बात करता है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन की। एंट्रेंचमेंट का मीनिंग होता है मेकिंग द लॉ मोर स्ट्रिक्ट, मेकिंग द लॉ मोर स्ट्रिक्ट कर देना, कि मतलब प्रोविजंस जो हैं, जो प्रोसीजर है, कोई प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को क्या करना है, प्रॉपरली मोर स्ट्रिक्ट करके यहाँ पर चलना है। द आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाई प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल में बी अल्टर ओनली इफ कंटेन और प्रोसीजर दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव दैन दूज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन आर मेट और कंप्लाई विद। तो हमारे इसमें क्या है, एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस होते हैं कि इसमें क्या है कि अगर लॉ में कुछ लिखा है तो लॉ को थोड़ा सा और क्या कर देना, स्ट्रिक्ट कर देना अपने अकॉर्डिंगली। तो उसको क्या क्या यहाँ पर चलते हैं, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन करके यहाँ पर चलते हैं। द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट रेफर्ड इन द सेक्शन 5 क्लोज 3 शैल बी मेड आइदर
ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या बाई अमेंडमेंट इन द आर्टिकल एग्रीड बाय द ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी। यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है, सारे मेंबर अगर उसको क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होगा, मतलब सारे मेंबर क्या करेंगे, अपनी कंसेंट देके यहाँ पर चलेंगे, तब आर्टिकल अमेंडमेंट होता है। पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या होता है, यहाँ पे एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन एक आर्टिकल्स के अंदर डलते हैं। वेयर द आर्टिकल कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट whether made on formation or by amendment, the company shall give the notice to ROC in Spice Plus form at the time of incorporation of company or inform MGT 14 in case of existing company। आप ये एंट्रेंचमेंट वाला प्रोविजन जो है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी डाल सकते हो और एट द टाइम ऑफ MGT 14 जब आप अमेंडमेंट कर रहे हो, अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है ना, तो बाद में क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट करके यहाँ पर चल सकते हो और इनको आपको ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हो, कंपनी फर्स्ट टाइम फॉर्मेट हो रही है, तो वो क्या करेगी, स्पाइस प्लस फॉर्म में इन्फॉर्म करके चलेगी और अदरवाइज क्या होगा, MGT 14 फाइल होगा एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में। द आर्टिकल मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर्ड consecutively stamped and adequately signed by the each subscriber to memorandum and duly witnessed and filed along with the memorandum. The article must not contain anything illegal or ultra vires the memorandum, nor it should be contrary with the provision of Companies Act। कि भाई आप डाल सकते हो चीज़ें, मतलब आप लॉ को स्ट्रिक्ट बना सकते हो, आप इंट्रेंचमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रोविजंस डाल सकते हो, बट कुछ भी ऐसा नहीं डाल सकते आप कि जो क्या हो, कॉन्ट्राडिक्ट करे कंपनी लॉ से या फिर मेमोरेंडम से, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या करोगे, आप कर सकते हो, लेकिन क्या है, आप ऐसे कुछ नहीं डाल सकते कि जिससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में। और किसके प्रोविजंस में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, उसके कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में और मेमोरेंडम के प्रोविजन में। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज के इसमें हमारी वीडियो में यही टॉपिक था, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स का एक हमने ब्रीफ डिस्कशन किया है प्रॉपरली, और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर फिर इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है इनकॉर्पोरेशन करने का, एनसीए में क्या क्या फॉर्म्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इनकॉर्पोरेशन के टाइम में ज़रूरत पड़ती है। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।